हेलो टीम, आज का हमारा टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है विच इज़ व्हाट एआई कैन नॉट रिप्लेस। बेसिकली जब हम बात करते हैं एआई के ज़माने में कि एआई क्या जॉब या फिर किस टाइप के एक्शंस को रिप्लेस नहीं कर सकता, जब हम एक एआई की बात करते हैं, ऐसा मेरा पर्सनली मानना है कि वो सिर्फ एक टूल है, लेकिन इंसान को इंसानियत काबिल बनाती है, हमेशा ऊपर रखती है और इंसान को वाणी का वरदान मिला गया है। आप वाणी जब समझते हैं तो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन एक ऐसा टर्म है जिसपे काफ़ी लोग काफ़ी एक्सपेंस खर्चा कर चुके सीखने के लिए, समझने के लिए। बिजनेसेस, एम्प्लॉयज़, जॉब कैंडिडेट्स अलग टाइप से कम्युनिकेशन सीखना चाहते हैं, लेकिन जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं, मैं किस तरीके से ऐसा कम्युनिकेट करूं कि मेरी बात जैसी मैं रखना चाहता हूँ वैसी जाए, ये सीखने के लिए हमेशा एक मेंटर की मैं बात करता हूँ कि मेंटर आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको वो वहाँ गाइड करते हैं जहाँ पे आप लैक करते हैं। आज हमारे बीच में जो गेस्ट हैं वो एक मेंटोर हैं, बिजनेस कोच हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, एक अपने आप में एक ऐसी हस्ती है जिनको मैं शुरू से रिस्पेक्ट करता आया हूँ, मेरे काफ़ी फेवरेट सीनियर हैं। और जब बात करते हैं हम पर्सनल डेवलपमेंट की, तो ही इज़ ऑल्सो कॉर्पोरेट ट्रेनर और जीनियस टेम्पल इंदौर के ही इज़ वन ऑफ द डायरेक्टर्स। आज हमारे बीच में इस सारी खूबियों का जो समागम है, उनका नाम है मिस्टर संचित साडानी। Thank हेलो you. संचित सर, वेलकम टू एक्टिव माइंड्स। होप you are excited for this podcast. Thank you so much, Samant. I am truly, I was so excited the moment you called me on that day that we want you to come and join us for this, creative thought that you have for Active Minds and the kind of wisdom that you have, shown. That is something truly amazing. And I was, the moment you spoke about that thing, I was ready for it. Yes, I'm gonna, completely into this and whatever I can do, जो भी मेरी तरफ से मैं कर सकता हूँ, मैं डेफिनेटली करूँगा। एंड आज हम डेफिनेटली इस बारे में बात करने ही वाले हैं एंड लेट्स सी हाउ इट गोस। 100%। थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। हमारा पॉडकास्ट अभी स्टार्ट ही हुआ है, काफ़ी सारी नई चीज़ें हम भी सीख रहे हैं और इस पूरे प्रोसेस में आप जैसे व्यक्तित्व, जब हमारे पर्सनालिटी एक ऐसे एक एपिसोड में आते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन, और आप काफ़ी सारे मतलब यू आर क्लोज, यू हैव ट्रेन आई थिंक मोर देन 1000 इंडिविजुअल्स। Yes, more than 1,000. I don't even remember the number. It's been many corporates wherein I have trained a lot of entry level, mid level, senior level employees. Apart from that, there are many students who join us for the training programs, be it 30 hours, be it 60 hours. We have multiple training programs. We have longer ones too. So it's been a long journey. It's been almost 11 years into this, and I believe I have, a lot of gratitude for what life has given to me because I'm doing something which I love to do. I have been observing, trainers and speakers throughout my life when I was very young, and I used to, fancy those things that when will I get this opportunity to speak in front of many people. Though there is a, long journey still, but I believe. If I'm enjoying this, I'm definitely going to, get that opportunity as well. And yes, today you've given me an opportunity to be in front of you. थैंक यू सो मच। यू आर बीइंग हम्बल, आई नो, बिकॉज आप क्लोज टू 10 साल हो गए सर आपको ये इस इंडस्ट्री में। और Yes. आज का जो सर टॉपिक है विच इज़ इमोशन ओवर इक्वेशन। आज हम कुछ भी करने जाते हैं तो पीपल बिफोर एआई पीपल यूज्ड टू गूगल एवरीथिंग। नाउ पीपल आर लाइक चैट जीपीटी ओपन करते हैं, परप्लेक्सिटी ओपन करते हैं, दे ट्राई टू सॉल्व देयर लाइफ प्रॉब्लम थ्रू अ टूल। दैट इज द मेन कंसर्न, कि हम एक, अगर मैं इंसान की बात करूँ तो इंसान सोच सकता है, इंसान क्रिएट कर सकता है, इंसान अपनी फीलिंग्स बोल सकता है, लेकिन अब मैं कहीं ना कहीं उसको रिप्लेस कर रहा हूँ एक टूल से जो भी इंसान द्वारा बनाया गया है, लेकिन वो काफ़ी एक एनालिटिकल मुझे रिस्पॉन्स देता है और वो मेरे इंसान के भाव। आज मेरा आपके लिए जो रिस्पेक्ट है वो एआई समझाने में मेरे को उसको काफ़ी डेटा देना पड़ेगा, तब वो ट्रेंड होगा और वो एक बोलते हैं ना स्क्रिप्टिव फॉर्म में मुझे चीज़ें देगा, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, और काफ़ी वो रोबोटिक लगेगा मुझे। लेकिन इंसान से जब मिलता है, देखिए जो एनर्जी है, बोलते हैं इट कैन नॉट रिप्लेस वाइब, दोज वाइब्रेशंस, दैट एनर्जी। तो इसमें सर एक व्यक्ति आज के समय में, मेरा ऐसा मानना है कि एआई इस चीज़ को रिप्लेस नहीं कर सकता कि हाउ टू बी बेटर कम्युनिकेटर। मैं अपने अंदर के भाव अगर अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर पाया
तो मैं काफ़ी सारे इश्यूज से बचूंगा। तो मेरा सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे ये है कि हाउ टू बी अ इफेक्टिव कम्युनिकेटर and why AI cannot replace this according to your terms? See, as far as my experience says, as far as my learnings, contribute into this, I would say कि AI जो है आपको लाइफ को सिंप्लीफाई करने के लिए। एंड रही बात कम्युनिकेशन की, तो कम्युनिकेशन इज नॉट अबाउट पुटिंग थिंग्स इन फ्रंट ऑफ पर्सन। इट्स नॉट ओनली दैट कि भाई मैंने अपनी बातें सामने रख दी, एंड दैट इज व्हाट कम्युनिकेशन इज ऑल अबाउट। कम्युनिकेशन इज मुझे कब बोलना है, कितना बोलना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, और कैसे बोलना है। देर आर सो मेनी थिंग्स इन्वॉल्व इन कम्युनिकेशन। AI मुझे सिर्फ ये चीज़ में हेल्प कर सकता है कि वो मुझे बहुत सारे आइडियाज़ और थॉट्स दे देगा जो मेरे पास नहीं है, पर एट द एंड ऑफ द डे क्या मुझे वो थॉट बोलना था, वो मुझे थॉट कैसे बोलना था, ये सारी चीज़ें AI मुझे नहीं सिखा पाएगा। या अगर AI मुझे ये भी बता रहा है, पर उसको एग्जीक्यूट मुझे ही करना है, उसको बोलना मुझे ही है। जिस भी व्यक्ति से मैं बात कर रहा हूं, मेरा कम्युनिकेशन उस तक पहुंच पा रहा है कि नहीं एक बार में। इफ इट इज रीचिंग आउट टू द पर्सन इन वन गो, आई हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। बट इफ इट इज नॉट, देन आई हैव टू वर्क ऑन इट कि मैं कैसे इन चीज़ों को एनहांस करूं, कैसे समझूं। सी, एम्पैथाइजिंग विद अ पर्सन, listening to many stories, being in multiple conversations, it teaches you how to conversate. When you be in that position, then only you learn. AI can only give you idea, thought, some sort of reminders. That's what AI can give. Ultimate execution, it's up to you. And communication, as I said, क्या, कब, कैसे, कितना, क्या नहीं, है ना, कैसे नहीं, ये सब चीज़ें communication skill है। और आज के ज़माने में हम देख रहे हैं कि भाई जो जनरेशन्स आती जा रही हैं, दे डू नॉट वांट टू वर्क हार्ड, दे डू नॉट वांट टू पुट इन देयर एफर्ट कि ये चीज़ें सीखी भी जानी चाहिए। उनको लगता है उन्हें सब आता है। एंड व्हेन स्टूडेंट्स कम टू मी, और लेट्स से एनी वर्किंग प्रोफेशनल कम्स टू मी एंड ही सेज कि मुझे इन चीज़ों पे काम करना है, तो मैं उनसे यही पूछता हूँ कि what do you think of yourself right now? Where do you keep yourself? How much you rate yourself? तो या तो वो बोलेगा कि नहीं सर ये सब चीज़ें तो मुझे आती हैं, ऐसा ऐसा तो मुझे होता है। Then I put up situations and then I talk. तब मुझे समझ में आता है कि हाँ ये चीज़ें हैं जो इनको फिगर आउट करने की ज़रूरत है, और उन्हें भी समझ में आता है कि this is something which they really have to work on. Right? And coming on to certain situations जहाँ पे लोग आते हैं और वो बहुत हारे हुए होते हैं, उनको इंटरव्यू से रिजेक्शन मिल गया, उनको प्रेजेंटेशंस में अप्रूवल्स नहीं मिले, या चीज़ें उनको बोल दी गई कि यू हैव नॉट स्टेटेड योर थिंग्स वेरी क्लियरली, योर आर्टिकुलेशन वाज नॉट सो करेक्ट। तब वो हार मान लेते हैं और तब वो हमारे पास आते हैं कि नाउ दिस इज व्हाट आई वांट टू वर्क ऑन। मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि हार मान के क्यों आ रहे हो? ये एक ऐसी चीज़ है जो सबको सीखनी है। वाई डोंट यू गेट दिस पर्टिकुलर थिंग कि ये एक स्किल है, इसको सीखा जा सकता है। दिस इज समथिंग विच इज नॉट अ नेचुरल थिंग टू मैनी। फॉर सम येस इट कैन बी अ नेचुरल थिंग, बिकॉज अगेन उनकी अपब्रिंगिंग में उन्होंने क्या देखा है, उनके पेरेंट्स के साथ उन्होंने क्या देखा है, तो वो वहाँ से सीख रहे हैं। पर जिनके पास वैसा सर्कल नहीं रहा, फॉर देम they can learn this, and they need to accept the fact that learning something will not make them small. And ये चीज़ें I believe आजकल इन चीज़ों के लिए थोड़ा सा एक्सेप्टेंस लेवल जनरेट करने में समय लगता है लोगों को कि दे एक्चुअली नीड टू लर्न समथिंग। सर आपने एक वर्ड यूज़ किया यहाँ पे रिजेक्शन, इसको मैं एक और एक वर्ड से कनेक्ट करना चाहूँगा, ह्यूमिलिएशन। कुछ लोग रिजेक्शन को पर्सनल ह्यूमिलिएशन पे लेके जाते हैं। कुछ बहुत बार होता है कि स्कूल या फिर कॉलेजेस में हम एक स्टेज प्रेजेंस है हमारे, कुछ पर्टिकुलर एक प्रेजेंटेशन है और वहाँ पे कोई कभी हंस देता है, तो उस पर्टिकुलर व्यक्ति के मन में क्या आ जाता है कि आई एम ह्यूमिलेटेड बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट एंड आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस थिंग फ्रॉम नाउ ऑन इन माई लाइफ। अब उस तरीके के स्कार को, उस तरीके के ह्यूमिलेशन को, उस तरीके की एक दिमाग में जो चीज़ बस गई कि मैं ये चीज़ नहीं कर सकता, तो वो कम्युनिकेशन से कैसे रिजॉल्व होता है? क्योंकि यहाँ पे मेरा अभी भी ऐसा मानना है कि आज भी लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि उनमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो मैं इस ह्यूमिलेशन से कैसे बाहर निकलूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, और फिर बेटर कैसे हूँ? तो इसका कुछ फ्रेमवर्क्स हैं या फिर मैं क्या कर सकता हूँ? See, there are
there's a saying कि हम अगर किसी को अप्रिशिएट करते हैं किसी चीज़ के लिए तो उस व्यक्ति का उस पर्टिकुलर चीज़ को करने के लिए इंटरेस्ट बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल मेरी वाइफ ने मेरे लिए खाना बनाया, राइट नाउ वो खाना बहुत अच्छा था, पर हमारे अंदर ये डीप रूटेड नहीं है कि हम उस चीज़ की अप्रिसिएशन तुरंत करें। बिल्कुल। हम क्या करते हैं, हम खा लेते हैं, हमसे पूछा जाता है, तब हम बोलते हैं हाँ अच्छा था, बहुत बढ़िया था, पर हम आगे से बढ़ के वो चीज़ नहीं बोलते। लेकिन बुराई पहले कर देते हैं कि नमक ज़्यादा है। यस, सो दैट इज व्हाट हैपेंस विद पीपल आल्सो, कि उन्हें लैक ऑफ अप्रिसिएशन के कारण ये फील होने लगता है कि दे डू नॉट deserve this thing, they should not be doing it anymore and they are not the ones for it। मेरा ऐसा मानना है, थोड़ा अलग है मेरा मानना। मैं ऐसा सोचता हूँ कि किसी भी इंसान को, हमारे ट्रेनिंग मॉड्यूल्स में भी इन चीज़ों पे काम करते हैं कि कोई भी व्यक्ति हो, उसको अगर सही तरीके से अप्रिशिएट करा जाता है, मोटिवेट करा जाता है, उसके गुड पॉइंट्स बताए जाते हैं। सी देयर इज अ सैंडविच व्हिच हैपेंस, व्हिच वी डू, व्हिच वी फॉलो। यू नीड टू टेल द गुड पार्ट, you need to tell the bad part, and then again you need to close it with the good part. So if you sandwich it and if you present it to somebody, will that person is definitely going to accept it with all the honor। अगर आप उस व्यक्ति को रिजेक्शन दे दोगे, नहीं तुम तो एकदम खराब हो, वाहियात हो, तुमने एकदम बेकार बोला, या यू आर नॉट द वन, यू आर नॉट द राइट फिटमेंट, तो वो व्यक्ति उस चीज़ को बहुत, जैसा आपने बोला, स्कार की तरह, he takes it as a humiliation, he takes it as a disrespect, and then starts believing I am not the one for this thing, and that's where that person is losing out। क्या हुआ यार, अगर नहीं आता है तो हम सीख सकते हैं। बचपन में हमें चलना भी नहीं आता था, पर हमने एफर्ट लगाया। क्यों लगाया एफर्ट? क्योंकि वहाँ हमारी मम्मी खड़ी होकर ताली बजाती थी, वेल डन, गुड गुड गुड, वी यूज्ड टू गेट हैप्पी, एंड देन द फर्दर स्टेप्स यूज्ड टू कम। सिमिलरली अगर कोई व्यक्ति नहीं कोई चीज़ कर पा रहा है, उसे ह्यूमिलिएशन हुआ, किसी ने हंस दिया, सो ही शुड टेक इट इन अ वेरी पीसफुल मैनर। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने मेरा मजाक बनाया, तो क्या कर सकता हूँ मैं वहाँ पे? मैं हंस सकता हूँ अपने ऊपर, ताकि मैं उस सिचुएशन को अपने दिमाग में कंट्रोल कर लूँ। अगर मेरा मजाक बना और मैं उस समय कुछ रिएक्ट नहीं कर पाया, मैं वहाँ खड़ा था, आई विल बी स्टन्ड, एंड एट दैट मोमेंट मेरा ब्रेकडाउन हो जाएगा। सो इफ समबडी इज मेकिंग फन, बी द पार्ट ऑफ दैट फन, एंड दैट्स हाउ यू विल बी एबल टू कोप विद थिंग्स। बट सर, डोंट यू थिंक कि अगर मैं मजाक अपने आप पे कंफर्टेबली ज़्यादा बार ले रहा हूँ तो वो एक आदत बन जाती है, और फिर मैं अपनी रिस्पेक्ट करना छोड़ देता हूँ उस पर्टिकुलर सिनेरियो में? सी, यहाँ मेरा ये कहना नहीं है कि बार बार हम अपने ऊपर मजाक लें। कोई एक चीज़ जो कि मुझे फील हुई है, एंड मुझे सिर्फ ऐसा डिपिक्ट करना है कि आई एम टेकिंग इट लाइटली, सो दैट द अदर पर्सन डज नॉट ट्राई टू पुल माई लेग अगेन। अगर मैं, कोई जानबूझ के मेरी टांग खींच रहा है और मैं आ गया और मैंने खिंचवा ली टांग, तो वो फिर खींचेगा। और अगर वो मेरी टांग खींचने की कोशिश कर रहा है और मैं उसके मजे में खुद भी एक हिस्सा बन गया, तो नेक्स्ट टाइम ही विल नॉट ट्राई टू डू इट, क्योंकि उसको ये लगेगा कि इनको फर्क ही नहीं पड़ेगा, राइट? ऑन द अदर हैंड, योर क्वेश्चन इज कि अगर मैं बहुत कैजुअली लेने लग जाऊं खुद को, एंड इफ आई लेट पीपल do this misbehaving thing with walk over me all the time, or do not consider me, and I become complacent with myself कि हाँ ठीक है, ये तो होता रहता है। That's not the objective. The objective is कि अगर आपको ऐसा लगा है कि यार ये चीज़ ऐसी थी जो मुझे आ जानी चाहिए थी, people made fun, I was also, ठीक है, I became a part of it, but I actually need to learn, तो वो deep down आपके अंदर आएगा, and that needs to come। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने मेरे करियर की शुरुआत में, कॉलेज डेज में, आई स्टार्टेड टीचिंग यंग किड्स, एंड द ओनली थिंग विच आई had in my mind while I was teaching them was कि ठीक है, ये करके मेरा पॉकेट मनी आ जाएगा। आई नेवर हैड दिस थॉट कि मेरा सेल्फ इम्प्रूवमेंट भी हो रहा है या कुछ और XYZ चीज़ होगा। आई वॉज लाइक कि हाँ, पॉकेट मनी मिलेगा, अच्छा पॉकेट मनी है, गुड जॉब, इंग्लिश में बात करनी है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट वाज अ चैलेंज। फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, इतना फ्लुएंसी के साथ, इतना अच्छे से समझाते हुए लोगों को, दैट वाज नॉट माय कप ऑफ टी। एक छोटा सा बच्चा, सेकंड क्लास का होगा शायद, हाँ सेकंड क्लास में ही था, वो मुझे आके बताता है कि आपने है ना जो अभी बोला उसमें ये
गलत बोला, यू मेड अ मिस्टेक भैया, ही सेड दिस। आई वॉज स्टन्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि वहाँ पे 15 और सेकंड क्लास के बच्चे बैठे थे। वो बच्चा बहुत अच्छे स्कूल का था, इंदौर का नामी ग्रामी स्कूल था। तो वहाँ से वो बच्चा था, आज बहुत बड़ा भी हो गया, एक बार मिला भी था मुझे पर मैंने उसे वो इंसिडेंट याद नहीं दिला, उसे तो याद भी नहीं होगा। तो वो मोमेंट ऐसा था कि जहाँ पे मैं ये फील कर सकता था कि यार आई एम नॉट फॉर दिस। अगर मैं अपने ईगो पे ले जाता कि इतने से बच्चे ने आके मुझे टोका कैसे, अरे ये क्या हो गया, तो अगर मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो जाती उस समय कि ऐसा कैसे हो गया, मेरा ईगो हर्ट हो जाता, तो मैं शायद वापस जाता नहीं उस जगह। बट सर ये आप में कैसे बना, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। आपकी कंडीशनिंग इस तरीके से हुई कि आपने उस चीज़ को पर्सनली लिया? क्योंकि मैंने देखा है काफ़ी बार पेरेंट्स भी अपने बच्चों, खुद के बच्चों की बातें बुरा मान लेते हैं, और पेरेंट्स तो आई थिंक मेरा ऐसा मानना है कि सेक्रीफाइस उनका पहला एक शब्द है बच्चों के लिए। लेकिन अभी खुद अगर एक टाइम में बच्चे ने, मेरे ही बच्चे ने कुछ ऐसा मुझे बोल दिया एज अ पेरेंट, तो बुरा मान के वो दे डोंट अप्रिशिएट दैम। लेकिन आपकी ऐसी कंडीशनिंग कैसे बनी? सी, जैसा कि मैं बता रहा हूँ, उस समय मैंने उस बच्चे को यही बोला, आई जस्ट टोल्ड हिम कि सी यू आर सो स्मार्ट, यू कॉट मी, है ना, एंड आई वाज वेटिंग कि somebody should be coming and catching my mistake and you are the smartest one. तो मैंने उस सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया क्योंकि बच्चे थे वहाँ। You improvised basically. हाँ, I improvised at that moment क्योंकि there were kids. But I learned one thing, even youngest of a youngest mind can come and teach you. And you should be respectful, you should have a lot of gratitude that you are being nurtured in that manner, that somebody, you know, is coming always in the best way possible to you and teaching you something. So अब आपके क्वेश्चन की बात कि मेरी कंडीशनिंग ऐसी क्यों हुई है, why I take all these things in that manner कि वो पॉजिटिव वे में ज़्यादा हो रहे हैं। See the point is कि कंडीशनिंग की अगर मैं बात करूं तो ये ऐसा है कि आई हैव लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम माय मदर इज अ सिंगल पेरेंट, एंड शी ऑलवेज टेल्स मी वन थिंग कि बेटा जिंदगी में ना हमेशा अपॉर्चुनिटीज देखो, हमेशा ये देखो कि आपके पास क्या पॉसिबिलिटी है, क्या आप बेस्ट कर सकते हो, ये मत देखो कि इसमें क्या खराब है, क्योंकि खराब तो बहुत कुछ है लाइफ में। किसी की भी लाइफ आई गेस परफेक्ट नहीं होगी यहाँ पे, so there's a lot of chaos going on in everybody's life, but you need to see the bright side all the time. आप उस तरीके से उस अप्रोच के साथ रहोगे तो पॉसिबली आप बहुत कुछ फेच कर सकते हो। You need to have the right shape of your mind. See, everything starts from here. I guess हर किसी का अगर यहाँ सब कुछ संतुलन बना हुआ है तो वो व्यक्ति बेस्ट वे में पॉसिबल जितना उसे आता है, स्किल सेट जो है उसका, वो उसमें बेस्ट ही डिलीवर करेगा। पर ये सही होना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए कंडीशनिंग, आपका एनवायरनमेंट, आपका कल्चर। कहावत है ना, बहुत लोग बोलते हैं कि भाई अगर आप 5 अच्छे बिजनेसमैन के साथ हो तो छठे आप बन जाओगे, अगर आप 5 गुंडों के साथ हो तो छठे आप बन जाओगे। तो दैट इज़ व्हाट, आपकी कंडीशनिंग, आपका सर्कल, आपके फ्रेंड्स, पेरेंट्स जो बोलते हैं ना बचपन में कि अपनी संगत अच्छी रखो, अपनी जैसे संगत वैसे रंगत। एग्जैक्टली। तो ये बहुत फैक्चुअल है। हम इसको बहुत नेगेटिवली लेके जाते हैं, हम पेरेंट्स को बोलते हैं कि आप कुछ भी बातें करते हो, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा वैसे। हमारा एक्चुअली जो भी हम हैं वो हमारे पेरेंट्स का ही रिफ्लेक्शन है, हमारे फ्रेंड्स का ही रिफ्लेक्शन है, हमारे एनवायरनमेंट का ही रिफ्लेक्शन है। तो बट यू डोंट चूज योर पेरेंट्स एंड समटाइम्स यू ऑल्सो डोंट चूज योर फ्रेंड्स, क्योंकि स्कूल में आगे ग्रुप बन गया, उस तरीके का मेरा इन्फ्लुएंस हो गया और मैं उस तरीके का व्यक्तित्व मेरा बना। अब मैं जो चीज़ समझा हूँ कि हम अगर सही तरीके के गुरु, मेंटोर, एक मेरा फेवरेट शब्द है स्वधर्म, कि जब मैं अपना स्वधर्म समझता हूँ कि मुझे लाइफ क्यों मिली है। जैसे मुझे समझ में आया कि जब तक मैं सोसाइटी की हेल्प करता हूँ या फिर किसी की हेल्प कर पाया, किसी को वापस दे पाया वो चीज़ें, तो मुझे अच्छा लगता है। उसके लिए मैंने कुछ चीज़ें सीखी, कम्युनिकेशन, आपसे कम्युनिकेशन सीखा। आप एक छोटा सा इंसिडेंट में बताना चाहता हूँ। आपको ऐसा लग रहा है कि आपने फर्स्ट ईयर से चालू किया, लेकिन आप स्कूल टाइम से यू वर अ लीडर टू मोस्ट ऑफ अस। मैं काफ़ी सारे लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम साथ में वॉलीबॉल खेलते थे एंड यू यूज्ड टू टीच अस। तो उसमें तभी हमें कहीं ना कहीं मालूम था कि ये व्यक्ति एक अच्छा मोटिवेटर है, ये व्यक्ति एक अच्छा, इस व्यक्ति का स्टेज प्रेजेंस अच्छा है, और ये व्यक्ति कुछ ऐसे शब्द का चुनाव करता है जिससे मेरे एकदम मन पे प्रभाव पड़ता है कि मैं इस व्यक्ति की सुनूं। लेकिन हर व्यक्ति ऐसा नहीं रहता है। आपके जरूरी नहीं आपका हर टीचर फेवरेट हो, हर मैनेजर फेवरेट हो, आपके हर पेरेंट्स भी हर बार फेवरेट नहीं रहते। कभी कभार वो कुछ ऐसी चीज़ें बोल देते जो जाता है। तो मैं यहाँ पे ऐसा सर आपसे समझना चाहूँगा कि एक
सबसे पहले आपका जो स्वधर्म आपने आइडेंटिफाई किया, जो आपको शुरू से मालूम था कि मैं एक अच्छा वक्ता हूँ और मैं उस पर काम कर सकता हूँ, और आप आज की डेट में बिजनेस ही बोलूँगा, बिजनेस भी वही कर रहे हैं, लेकिन आप सोसाइटी को भी वापस दे रहे हैं, एक आप अच्छा किरदार बना रहे हैं, आप एक स्पिरिचुअलिटी ग्रोथ पे भी आप बात करते हैं, अध्यात्म के आपके काफ़ी चक्रों का नियंत्रण हो गया, और ये जो सारी प्रैक्टिसेस है जिससे आप जैसी एक पर्सनालिटी बनी जिसकी काफ़ी लोग रिस्पेक्ट करते हैं और सीखना चाहते हैं, आपके साथ बनना चाहते हैं। हर कोई एक व्यक्ति आपसे क्या सीख सकता है, और आप एक ऐसी क्या एक लर्निंग देना चाहते हैं जो सबके लिए अमल में आ जाए? क्योंकि मैं सर आपका बताऊं, आपने एक अफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात करी यहाँ, और उसमें मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि जो सब्सटेंसेस कंज्यूम नहीं करते, जो इंटॉक्सिकेट नहीं होते, जो नशे को अपने रूटीन में नहीं लाते, उनका मेंटल फॉग नहीं होता, वो बहुत Absolutely. क्लियर कम्युनिकेट करते हैं, उनको Absolutely. मालूम है कि मेरे विचार क्या हैं, एब्सोल्युटली। वो सेल्फ कॉन्शियस हैं। तो सेल्फ कम्युनिकेशन भी जो उनका खुद के साथ होता है, वो बाहरी सोसाइटी में भी बहुत अच्छे से निकलता है। तो ये जो मैं काफ़ी सारी बात करी, बस मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी ऐसी पर्सनालिटी कोई कैसे बना सकता है, एक अच्छा वक्ता कैसे बन सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, यू बीइंग वेरी जनरस एंड काइंड। दैट्स माय ऑनेस्ट फीलिंग्स, यू नो। See, I would not say that ki how you can be me, how you can be a better individual. I always tell my students, I always tell my trainees that you should have a goal in life. The goal should be like कि एक साल है हमारे पास, एक साल में 4 क्वार्टर्स आते हैं, 3-3 महीने के। फाइनेंशियल ईयर में भी 4 क्वार्टर्स आते हैं, और साल में भी अगर हम डिवाइड करें जनवरी से मार्च, अप्रैल से जून, ऐसे करके हमारे टोटल 4 क्वार्टर्स आते हैं। एक बहुत सिंपल सी और छोटी सी चीज़ है, अगर आपको अपने आप को डेवलप करना है, अपने स्किल सेट को इम्प्रूव करना है, यू नीड टू डू यू नीड टू वर्क ऑन 4 स्किल्स इन अ ईयर। 4 स्किल्स पे आप काम करें, हर 3 महीने का टारगेट लें, एक स्किल मुझे इंप्रूव करनी है। एक साल के अंदर आप अपने आप को एक डिफरेंट इंडिविजुअल देखेंगे। ये बात रही स्किल सेट डेवलपमेंट की, ग्रोथ की। अब कमिंग टू द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट कि आप अपने आप को कैसे पॉजिटिव रख सकते हैं, अपने आप को कैसे प्रोग्रेसिव माइंड का रख सकते हैं, कंस्ट्रक्टिव रख सकते हैं, लोगों के प्रति, खुद के प्रति, विद ऑल द एस्पेक्ट्स पॉसिबल। तो इसका बहुत सिंपल सा मतलब ये थोड़ा सा स्पिरिचुअल एंगल है, पर दिस इज व्हाट हेल्प्स मी आल्सो। सुबह उठ के ना भजन सुना करो। थोड़ा ऑड है ये, पर नहीं सर, ऑड नहीं है सर, ये हमारे संस्कार है। हाँ, मतलब हमारा नॉर्मल है। मुझे ऐसा लगता है सुबह उठ के अच्छे से 2 भजन सुनो, पूजा करो, है ना। नहीं कर पा रहे हो पूजा, कोई बात नहीं, भजन सुनो और भजन गाओ, है ना। ये आपको कनेक्ट करता है किससे? स्पिरिचुअलिटी से। ये आपको कनेक्ट करता है आध्यात्म से। आप आध्यात्म से जैसे ही जुड़ते हो, आपके अंदर की जो आवाज आती है ना, वो आपको लाउडली आने लगेगी। जैसे कभी सोचना, हम कोई एक्शन कर रहे हैं, है ना, कुछ भी, तो हमारे अंदर से एक आवाज आती है, ये सही है कि गलत है, और वो आवाज हमें अक्सर बता देती है कि तू ये सही कर रहा है और तू ये गलत कर रहा है। वो आवाज जो है इतनी लाउड नहीं है हमारे सामने। काफी लोग उसको गट फीलिंग भी बोलते हैं। गट फीलिंग बोलते हैं उसको, यस, काफी लोग उसको गट फीलिंग बोलते हैं। वो इंस्टिंक्टिव जो हमारा संस्कार है ना, जो हमें मिला था व्हेन वी वर इनटू आवर मदर्स वूम, तो वो संस्कार जो उन्होंने ग्रहण करे थे वो हमें भी आए थे, तो उसमें सही गलत की पहचान हमें मिली है। तो वो जो इंस्टिंक्टिव है ना, वो जो गट फीलिंग, इफ इट कम्स आउट टू यू एंड यू फॉलो दैट, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इफ यू फॉलो दैट, आपको ये मिल जाएगा, बहुत जगहों पे आपको ये आंसर मिल जाएगा कि ये चीज़ सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ। हम उसको दबा देते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में, क्योंकि उसमें हमारे बेनिफिट्स हैं। हम हमारे प्रॉफिट को ऊपर रखते हैं और उन चीज़ों को हम दबा देते हैं। तो जब आप आध्यात्म से जुड़ते हो ना, तो वो आवाज़ें तेज हो जाती हैं, आप कर ही नहीं पाओगे। मतलब आप करने जाओगे कुछ ऐसा, कुछ रोक लेगा आपको कुछ ना कुछ रोक ही लेगा, अंदर से एक आवाज आएगी, पता नहीं अजीब सा लगेगा, मतलब शिवरिंग होगी, गूज़बम्स आएंगे, पसीना निकलेगा, बट यू विल स्टॉप देयर ओनली। तो मुझे मैं इसी चीज को ईश्वर का अंश बोल सकता हूँ जो मुझे बचाता है कुछ गलत करने से। हाँ, लोग बोलते हैं बिल्कुल, मेरे अंदर भी अगर ईश्वर है तो बिल्कुल बिल्कुल, और कृपा है आप पे कि आपको कि वो आपके ऊपर ब्लेसिंग है। आज की डेट में आप बहुत सारे लोगों से पूछो जो रेगुलर स्मोकिंग ड्रिंकिंग में है, उनसे आप पूछो तो वो बोलेंगे कि यार ठीक है, दोस्तों के साथ शुरुआत में शौक में स्टार्ट कर दिया था और अब तो आदत हो गई। बहुत अच्छा है यार, तुम नहीं पीते हो, बहुत बढ़िया है, इट्स वेरी नाइस। क्यों आती है वो अंदर से आवाज? क्यों बोलते हैं ऐसा? जो आपने बोला ना, ब्रेन फॉग हो जाता है,
डिसीजन मेकिंग में क्लैरिटी नहीं आती है, चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, क्या सही है क्या गलत है, घर में रिश्ते खराब होते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं उन लोगों के साथ जो किसी भी प्रकार के इंटॉक्सिकेशन की टूवर्ड्स इंक्लाइंड है। एंड और वो आपको अध्यात्म से भी अलग हटाता है, पीछे करता है, पीछे खींचता है। मतलब बहुत कम लोग हैं मेरे स्वधर्म से दूर होता जाऊंगा। एग्जैक्टली। तो किसी भी प्रकार का इंटॉक्सिकेशन आपको भगवान से थोड़ा सा अलग करेगा, है ना। पर अगेन इंस्टिंक्टिव है हमारे अंदर, सब चीज़ें आई हैं, रूटेड है, क्योंकि जब हम मदर वूम में थे तो सब सीखे थे हम, सारी चीज़ें मिली थी हमने, क्योंकि हमारी मदर्स ने बहुत ज़्यादा रीडिंग्स करी थी या अच्छी बातें सुनी थी या अच्छी कहानियाँ सुनी थी, तो हमारे अंदर भी आती हैं वो सारे अंश। वो कहावत नहीं है खाली कि भाई मतलब जो अभिमन्यु थे उन्होंने अपनी मदर वूम में सब सीखा था, और चक्रव्यूह का निर्माण, मतलब चक्रव्यूह में घुसना निकलना नहीं सीख पाए क्योंकि उनकी माता सो गई थी। ये है, फैक्ट है, ये होता है। हम बहुत सारी वाइब्रेशंस, इट्स वाइब्रेशंस। आप देखना कि बहुत अच्छे संस्कार वाला कोई व्यक्ति अगर आपको मिलता है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, आप सबसे पहले उनके पेरेंट्स से मिलना, आपको आंसर ही मिल जाएगा कि वो ऐसा क्यों है, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें हैं छोटी छोटी जिन पे काम किया जा सकता है। स्किल सेट के लिए एज आई मेंशन, every year 4 skills, target 4 skills, and that is sufficient. 3 months are sufficient to excel into any particular skill. मैं टारगेट कैसे करूँ सर? मेरी वो 4 स्किल इंप्रूवमेंट क्या है, क्योंकि सबको मालूम है मुझे इस पे काम करना है, लेकिन उसके कोर पे नहीं जा पाते, या फिर हम हमारे खुद के लिए फ्रेमवर्क नहीं बना पाते। कभी हम शेड्यूल की वजह से उस चीज़ को फॉलो अप नहीं कर पाते, और वो काफ़ी पीछे हो जाते हैं, क्योंकि मैं बार बार ये चीज़ बोलता हूँ कि वी बॉर्न इन द जनरेशन ऑफ डिस्ट्रैक्शन। उस वजह से ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है, पर मैं वापस से उस फोकस पॉइंट पे कैसे आऊँ, और उसके बाद भी मैं कंसिस्टेंट कैसे रहूँ, क्योंकि अभी इतना डिस्ट्रैक्शन है और कुछ न, और इंटॉक्सिकेशन जैसा आपने बोला आपको पीछे करता ही आपके स्वधर्म से। तो मैं सबसे पहले आइडेंटिफाई कैसे करूँ, ये थोड़ा जल्दी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ये वाला प्रश्न। आपको 4 स्किल्स पे काम करना है, 2 स्किल्स पे, 3 स्किल्स पे, 10 स्किल्स पे, जो भी आपका टारगेट है। यहाँ आप AI की हेल्प लीजिए। AI अब इतना यूज़फुल है तो इसकी हेल्प लीजिए। एक पूरा प्लान बनाइए, उससे लीजिए प्लान कि मुझे इस स्किल पे काम करना है, गिव मी अ प्लानर। AI आपको प्लानर बना के देगा। उस प्लानर को अपने स्टडी टेबल पे या जहाँ भी आपका एक जगह है जहाँ बैठ के अपना काम करते हो वहाँ फिक्स कर लीजिए। चीज़ें जब तक सामने हैं तब तक हो रही हैं। If it is visible to me, if it is consistently coming in front of me, I will do it. जहाँ मेरी नज़रों के सामने से हटी मैं भूलूंगा, क्योंकि हमारी आजकल की ज़िंदगी में जैसा आपने बोला डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं। डिस्ट्रैक्शंस हैं, बिल्कुल हैं, आई एग्री, बट डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल किया जा सकता है। पहले भी डिस्ट्रैक्शंस थे, आज थोड़े ज़्यादा हैं, पहले भी थे, तो लोग उनको इसी प्रकार लिखते थे, चीज़ों को लिख के रखते थे अपने साथ। जैसे मैनिफेस्टेशन में ऐसा कहा जाता है दैट कि अगर आपको कुछ हासिल करना है तो उस चीज़ को लिखो और अपने सामने रखो और पढ़ो उसको। विजन बोर्ड एक टेक्निक है। यस, विजन बोर्ड एक टेक्निक है, तो आप ये विजन बोर्ड टेक्निक यूज़ कर सकते हो। दिस विल हेल्प यू पुट द थिंग्स इन फ्रंट ऑफ यू, गेट अप एवरी मॉर्निंग, लुक एट इट, यू विल रिमाइंड। सर आपने अभी एक चीज़ फील करी, आई एम सॉरी मैं आपको काट रहा हूँ, आपने एक चीज़ फील करी कि सर जब हम अध्यात्म की बात कर रहे थे, एक अलग टाइप का वाइब्रेशन एनर्जी था, ऐसा लग रहा था कि हम क्लोज टू विन, एक सोल कनेक्शन वाली जो बात है। yes. और हम भी इतने टाइम में जब भी मिले स्कूल के बाद भी, कॉलेज के बाद भी, अलग अलग जिम्स में अलग अलग तो एक जो सोल कनेक्शन है। और आपको पता होगा मैं काफ़ी टाइम से बोल रहा हूँ कि मेरे को आपके साथ शूट करना है और इस टाइप की चीज़ें करनी है। और तो सर जब मैं बता रहा था कि मतलब आप आ रहे हैं, तो मेरे कुछ दोस्तों ने एक क्वेश्चन मुझसे पूछा कि आपसे पूछूं, क्योंकि आज के डेट में अभी भी क्या पहले भी क्या, जो ना करता है व्यक्ति किसी भी चीज़ पे, जिम्मेदारी अगर हो गई, जो उसे लगता है कि मेरे लिए गलत है, जो देख पा रहा है कि ये मेरा ना करना मेरे आने वाला समय बचा सकता है। जैसे मैं एग्जांपल दूंगा, अगर जॉब में मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारा टास्क है और मैंने एक और टास्क ले लिया जो मेरी पहले के टास्क को भी खराब कर देगा, तो यहाँ हाउ टू से नो इफेक्टिवली बेसिकली, अगर मैं अपने मैनेजर को तब ना कर दूँ और वो पिछले 4 टास्क अच्छे डिलीवर कर दूँ तो दैट इज़ वेल एंड गुड, वो मेरी समझ है। बिजनेस में भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं ज़्यादा क्लाइंट्स लूँगा तो ज़्यादा कमाऊंगा, लेकिन उस चक्कर में अगर मैं पिछले 4 क्लाइंट्स को अच्छे से केटर नहीं कर पा रहा तो मेरा बिजनेस लॉस होता है। रिलेशनशिप की बात, बहुत सारे लोग अपनी कंडीशनिंग की वजह से, अपने पीयर प्रेशर्स की वजह से, या फिर अपने एक घर के एनवायरनमेंट की वजह से एक टॉक्सिक रिश्ते को, या फिर एक बस जो पहला रिश्ता है, व्हेन यू डोंट स्टैंड फॉर एनीथिंग यू विल फॉल फॉर एनीथिंग, ऐसा मैं मानता हूँ, अगर आपके प्रिंसिपल और मोरल्स नहीं होंगे तो हाउ टू से इफेक्टिवली नो, और
ऐसा मैं क्या बोलूँ, उस तरीके से मैं उस सिचुएशन को क्या बोलूँ, क्योंकि ये आप भी शायद मानते हैं कि जो ना बोलता है वो उस पूरे सिनेरियो में गलत वो दिखता है उस समय, लेकिन जो आपके जैसे एम्पैथी रखे कि लॉन्गर टर्म में जिसने ना बोला वो सही है, वो रिश्ता भी बच गया। अगर गलत रिश्ते में जाता तो डिवोर्स, एलिमिनेशन, बेस्ट ऑफ द थिंग्स। बिजनेस में करता तो बिजनेस लॉस, जॉब में करता तो जॉब लॉस। लेकिन हाउ टू से नो इफेक्टिवली, दैट इज माई क्वेश्चन। सी ये आपका क्वेश्चन तो है, आई वॉज एंटिसिपेटिंग दिस काइंड ऑफ अ क्वेश्चन ऑल्सो, जो हमें थीम थी जो आपने मुझे बताया था, दिस इज द टॉपिक बिकॉज एंड दिस इज द क्वेश्चन विच कम्स टू मी बाय माई स्टूडेंट्स ऑल्सो, the working ones and the ones who are dating, the ones who are into any sort of stage where they have to say no, so they often come and say sir मना नहीं हो पाता है, हम पता नहीं क्यों इमोशनली वीक हैं शायद, या बहुत वालनरेबल हैं ना बोलने में, वी ओवर थिंक अबाउट द पर्सनस माइंडसेट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि वो क्या सोचेगा, उसको कैसा लगेगा. यू आर बीइंग वेरी काइंड टू दैट पर्सन, दैट्स व्हाट माय आंसर इज, कि आप बहुत ज़्यादा काइंड हो रहे हो उस इंसान के साथ, यू आर बीइंग वेरी जेनरस, है ना. इट्स वेरी नाइस ऑफ अ ट्रेट दैट यू हैव कि आप काइंड हो, जेनरस हो, बट ट्राई एंड अंडरस्टैंड वन थिंग, यू नीड टू हैव सर्टन बाउंड्रीज. लेट्स से फॉर एग्जाम्पल आपने रिलेशनशिप की बात करी, अगर मैं ना नहीं बोलूँगा, इफ़ आई डोंट नो हाउ टू से नो, देन आई विल make unnecessary expectations in the person's mind. Unnecessary expectations in the sense, let's say I'm dating and मुझे मेरी गर्लफ्रेंड ने या मेरी पार्टनर ने ऐसा बोला कि आपको ऐसा 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 करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ये ऐसा है, ये वैसा है, XYZ कोई भी उसने सिचुएशंस रखी. कुछ सिचुएशंस ऐसी थी जो मैंने आउट ऑफ लव, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ऑल्सो, आउट ऑफ लव ऑल्सो, एंड टू हैव एन एंगेजिंग commitment with each other or to see her reaction मैंने कर दिया. But that is something I was not so comfortable with. मतलब मैंने कुछ ऐसा किया जिसमें मैं इतना comfortable नहीं था, but still मैंने कर दिया. I've set an unreasonable expectation in her mind. अब मुझे वहाँ पे अगर no बोलना था तो मैं उसे reject करे बिना no बोल सकता था. But कैसे? रिजेक्ट नहीं करने का सेंस ये है कि अगर आप किसी के सामने कोई ऐसी बात आपके सामने आती है जहाँ आपको ना बोलना है, what you can simply do is you can talk to that person and instead of asking back a question, है ना, you can simply this is for relationships, है ना, यहाँ पे थोड़ा लव एंगल चल रहा है, इमोशन चल रहा है. आई ऑलवेज बिलीव जहाँ इमोशन से बात हो रही है वहाँ इमोशन से आंसर दो, जहाँ प्रैक्टिकलिटी से बात हो रही है वहाँ प्रैक्टिकलिटी से आंसर. वही टॉपिक है सर, इमोशन और इक्वेशन. यस, सो इमोशन से जब हम बात करते हैं तो उस इंसान को आप ये फील कराओ दैट हाउ मच यू लव दैट पर्सन, एंड इफ दैट थिंग इज समथिंग व्हिच कम्स इनटू द पिक्चर, तो उसमें ऐसा नहीं होगा कि आपका लव ज्यादा दिखेगा या कम दिखेगा. आप सिर्फ उसको ये फील कराओ दैट हाउ मच यू लव दैट पर्सन एंड व्हाट the situation is asking is something in which you are not comfortable. And अगर जब आप, जो इंसान आपसे सच में प्यार करता है वो आपको उस अनकंफर्टेबल जोन में नहीं जाने देगा. आप उसको पहले ये फील कराना जरूरी है कि दैट हाउ मच आई लव यू, है ना. यू नीड टू बी वोकल, यू नीड टू बी एक्सप्रेसिव, एंड इफ यू आर नॉट सो एक्सप्रेसिव देन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से नो. आप हाँ ही हाँ बोलते जाओगे हर चीज में, और फिर क्या होगा कि एक बार once you have done it, the expectation is set. Gucci का पर्स दिला दो, अरे don't commit something which you cannot deliver. Exactly. Let's say you can deliver also, but you do not want to set that unreasonable expectations. बिल्कुल. अब ठीक है, आप एक बार को 60-70 हज़ार रुपए का, 80 हज़ार रुपए का गुची का पर्स खरीद के ला भी दोगे, छोटा सा, है ना, बट नेक्स्ट टाइम फिर वो एक्सपेक्टेशन आएगी क्योंकि आपने वो सेट कर दिया है. तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सामने वाले के मन में इतना प्रेम भरना है अपने लिए और उसको ये बताना है कि हाउ मच यू लव दैट पर्सन, कि वो उस जोन में आ जाए कि नहीं यार, दिस गाय इज लिटिल अनकंफर्टेबल डूइंग दिस, और इसका पेन जो है वो मैं नहीं देख सकती. और वो अगर रियल लव होगा तो वो व्यक्ति आपसे वो उम्मीद वापस नहीं करेगा. अब दूसरी चीज़ कि ये इस पूरे सिनेरियो में, सिचुएशन में बैठेगा कैसे, कि भाई उसने बोला और मैं प्यार जताने लग जाऊँ, तो वो तो बोलेगी कि अरे आप तो बातें टाल रहे हो मेरी, राइट. ये ऐसे नहीं होता है. ये ऐसे होता है कि यू नीड टू फर्स्ट बिल्ड दैट कनेक्शन विद दैट पर्सन. द कनेक्शन हैज़ टू बी सो स्ट्रॉन्ग, इट हैज़ टू बी सो एम्पैथाइजिंग कि आप एक एक पॉइंट पे उसको समझो, एंड
जब वो बिल्ट हो जाएगी ना चीज़, तो उसे भी पता है कि कहाँ क्या चीज़ आपसे मांगनी चाहिए, क्या क्या चीज़ आप कर सकते हो। और अगर आपने मना करा तो वो हर्ट ना हो, सामने वाला नहीं होगा हर्ट अगर ही नोज द लिमिट्स। ठीक है, अनरीजनेबल हो जाते हैं लोग प्यार में, मांग लेते हैं कुछ चीज़ें अलग अलग, पर बुरा ना लगे इसके लिए उसके मन में आपके प्रति और आपके मन में उसके प्रति और दोनों के एक दूसरे पे कॉन्फिडेंस को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। तभी आप उस चीज़ को बहुत स्किलफुली हैंडल कर पाएंगे, राइट? तो दिस इज फॉर लव। एंड कमिंग ऑन टू प्रोफेशनलिज्म एंड ऑल दीज थिंग्स, यहाँ पे आप नो तब बोल सकते हो भाई कि अगर मुझे कोई प्रोजेक्ट दिया जा रहा है, मैं ऑलरेडी 5 में एंगेज हूँ, नहीं कर सकता मैं छठा प्रोजेक्ट, व्हाट शुड आई डू नाउ? I need to be very clear, sir, I don't have the bandwidth of doing this anymore. Because and I'm not even denying this. You give me 20 days more, I'll deliver. Never say no directly कि मैं आपका काम नहीं करूँगा, because they are bosses. You cannot say no to them. You can only, pacify them for that particular moment. कि yes, I will do your work, but give me 20 days more because I'm already piled up with 5 different projects and they are inching towards delivery time. So I am, this is a situation which I am keeping. And of course, अगर आप अपने काम से भाग रहे हो and आपके मैनेजर्स को पता है that you have the bandwidth of doing that, तो आपको देने में प्रोजेक्ट भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. फर्स्ट थिंग, यू शुड बी ऑनेस्ट कि आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो. कोई चीज़ अगर आपके डिग्निटी के बाहर है, कोई चीज़ आपके बैंडविड्थ के बाहर है, कोई चीज़ एक्चुअल में बाहर है, तब तो इसका इस्तेमाल करो. अदरवाइज यू शुड नॉट बी डूइंग इट. अगर काम हो सकता है तो उसे खत्म करना चाहिए, लेना चाहिए. सी, एवरी वर्क इज न्यू अपॉर्चुनिटी. दैट्स हाउ आई टेक इट. मुझे अगर कोई टास्क मिलता है, ठीक है, इफ इट इज अनसर्टेन ऑल्सो, इफ इट इज सडन ऑल्सो, इफ इट इज न्यू ऑल्सो, लेट्स टेक इट ना. व्हाट्स रॉन्ग? गलती होगा ज़्यादा से ज़्यादा, एटलीस्ट आई लर्न समथिंग फ्रॉम इट. बिल्कुल. आपने सर अभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने की बात करी. एक मेरा काफ़ी एक फेवरेट एक एनिमेटेड मूवी है, एक सीरीज़ है, लेजेंड्स ऑफ हनुमान. हॉटस्टार डिज्नी पे मैं उसको रिसेंटली देख रहा था. सर, जिम्मेदारियों का था कि जामवंत जो बेसिकली मेंटर है हनुमान जी के, वो बोलते हैं कि हनुमान, जिम्मेदारियां लेने से कभी कतराना मत. जिनके कंधों पे ज़्यादा जिम्मेदारी रहती है उनके पैर हमेशा ज़मीन पे रहते हैं. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो टीचेज यू ह्यूमिलिटी, हाउ टू बी मोर हम्बल, हाउ टू बी मोर ह्यूमन. यस, एब्सोल्युटली. और ये आपको एआई नहीं सिखा सकता. हम हमारे जो टॉपिक पे थे कि ये जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, कब एक इस प्रकार का व्यक्ति बनना जब सबसे ज़्यादा उस समय में उस रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत हो. हाउ टू बी मैन इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, कि यार उसने मुझे वहाँ से बचा लिया. तो ये एआई कभी रिप्लेस नहीं कर सकता. एक अफेक्टिव कम्युनिकेशन जो आपने बोला, ये अफेक्टिव कम्युनिकेशन से व्यक्ति सीख सकता है कि मैं किस तरीके से उस व्यक्ति के मन में प्रेम भाव भरूँ. लेकिन सर, एक इनटॉक्सिक रिलेशनशिप का क्या? एक मैं सर यहाँ पे ये सिनेरियो बताना चाहूँगा कि कभी कभार व्यक्ति को उस व्यक्ति के साथ रहने की आदत हो जाती है. वो प्रेम नहीं है, वो आदत है. अगर ये व्यक्ति मेरे जीवन में से गया तो मैं अपने जीवन का रूटीन नहीं कर सकता. तो वो रिश्ता टॉक्सिक रखते रखते भी वो रिश्ते से बाहर नहीं होता. अब इस सिचुएशन में क्या? क्योंकि आप दोनों ही सफर कर रहे हो एंड इट विल आल्सो अफेक्ट योर प्रीवियस जनरेशन एंड नेक्स्ट जनरेशन. तो इस सिचुएशन में, और सर होता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं अकेला नहीं रह सकता, इसलिए मैं उसके साथ हूँ. तो आपको उस व्यक्ति से प्रेम नहीं, आपको उस व्यक्ति से आदत है. इस टाइप की क्लैरिटी तो समय सिखाता है, लेकिन बहुत सारे लोगों में आता नहीं. तो इस सिचुएशन में क्या होगा? ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है लोगों को. मतलब सी, बेसिकली लव इज समथिंग विच आई डोंट बिलीव दैट आई एम एक्सपर्ट इन, बट या मेरा जो लर्निंग है सो फार, जो ऑब्जर्वेशंस हैं लाइफ में, ऑब्जर्वेशंस से बहुत चीज़ें सीखने की कोशिश करता हूँ. तो मेरा जो ऑब्जर्वेशन है इसको लेके ये है कि इंसान आदत और इश्क इन दोनों को समझ नहीं पाता है, मतलब मिक्स कर देता है. शुरुआत में किसी व्यक्ति का प्रेजेंस आपको अच्छा लग रहा है, उस व्यक्ति के होने से आप खुश हो, है ना, आपको सब कुछ अच्छा लग रहा है, एवरीथिंग इज ब्लॉसमिंग इन फ्रंट ऑफ यू, यू आर फीलिंग ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, यू आर फिल्ड विद लॉट ऑफ joy, you are filled with lot of emotions, you are on cloud 9. Now the thing is कि आप उस व्यक्ति के प्रेजेंस से खुश हो, जब आप उस व्यक्ति को देख रहे हो तब आप खुश हो, है ना, आप उसके साथ से खुश हो, उसकी बातें आपको अच्छी लग रही हैं, ये सब चीज़ें हो रहा है. नया चीज़ जब तक है तब तक ये सब चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसा आपने बोला, टॉक्सिक होता जा रहा है रिलेशनशिप्स. क्योंकि क्या होता है, जब हम साथ में रहते हैं ना, तब हमें रियलाइज़ होता है कि
इंसान कैसा है ना? अगर हम दिन में 3 घंटे के लिए मिल रहे हैं तो दैट इज समथिंग वेर इन आई विल पुट अप माई बेस्ट शो. You will, whoever the person is, wherever he or she is going for 3-4 hours when you are together, you will put up your best show. But when you will start living together, at that point of time, marriages, what exactly happens? You get to know the person deep down, है ना? And there the problem starts. अब आपका क्वेश्चन थोड़ा अलग है, मैं थोड़ा अलग आंसर कर रहा हूँ. आपका क्वेश्चन जो है कि सर आदत है कि इश्क है, आदत है कि प्यार है. अब पॉइंट इज कि अगर मुझे उस व्यक्ति की आदत है तो मुझे उसे मेरी ज़रूरतों के लिए उसकी मौजूदगी की ज़रूरत है. मेरी जो ज़रूरतें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आदत है इन द सेंस मैं उठ रहा हूँ सुबह, मुझे आदत है कि मेरी वाइफ मेरे को पेपर ला के दे रही है, या लेट्स से चाय बना के दे रही है, या मैं नहा के निकला तो उसने मेरे कपड़े निकाल दिए. अब कुछ भी XYZ चीज़ें हो सकती हैं, उसने वेजिटेबल्स में लेकर आया था तो सब जमा दिए. सर ये वाइफ का प्यार हो सकता है, लेकिन पुरुष की आदत हो सकती है कि ये भी है. ये भी हो सकता है कि वो ये सब चीज़ें आउट ऑफ लव कर रही है, और हो सकता है कि मुझे वो लव ही नहीं है, मेरे को तो सिर्फ उसकी प्रेजेंस जो है, आदत जो है, उसकी जो चीज़ें हैं, वो चीज़ें होने के कारण आई एम फीलिंग कनेक्टेड टू हर. राइट. नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जब आप वहीं उल्टे तरफ अगर आप उसको आज़ाद छोड़ दो, उसकी खुशी में खुश हो जाओ. इंडिया में ये प्रॉब्लम है कि आज भी 5% ही मेन are having this mindset कि whatever their wife is happy in, they let them do it, है ना? happily मतलब जिद करके तो सब चीज़ें हो ही रही हैं, है ना? मनवा ही लेती हैं लड़कियां एट द एंड सब कुछ. पर अगर कोई इंसान, कोई व्यक्ति, कोई आदमी अपनी वाइफ को, अपने पार्टनर को पूरी तरीके से हर चीज़ की आज़ादी देता है, हर चीज़ की आज़ादी से मेरा मतलब है उसकी खुशी की जो जो चीज़ें हैं वो करना चाह रही है, एंड दिस पर्सन इज हैप्पी विद दिस. उसे खुशी हो रही है ये देख के कि वट एवर शी इज डूइंग, शी इज सो हैप्पी इन दैट. दैट इज लव. बट इट शुड बी राइट, इट शुड बी देयर. ये होना चाहिए और ये सही भी है. अगर जब तक आप उस इंसान की खुशी में खुश नहीं हो, आप अपनी खुशी में खुश हो रहे हो ना, दैट इज योर आदत. उस इंसान से खुश हो रहे हो आप क्यों? क्योंकि आपकी खुशी मिल रही है आपको. और जहाँ उसकी खुशी की बात आई, वेयर शी इज फाइंडिंग पीस, हैप्पीनेस, सोलफुलनेस, वहां आपके लिए वो अनकंफर्टेबल जोन है. आप खुश हो ही नहीं रहे हो, यू डोंट लव दैट पर्सन. उसकी ग्रोथ में आपको कितनी खुशी हो रही है. आप ये तो नहीं सोच रहे हो अरे यार इसको तो इतनी ग्रोथ मिल रही है, अब बाकी चीज़ें कैसे मैनेज होंगी, कैसे करूँगा मैं, और कैसे सब घर का काम होगा, ये अब तो इसकी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी. डीप डाउन अगर मन में ये चल रहा है, बट ये इनसिक्योरिटी है. ये अगेन आदत है ना आपको, वो आदतें चेंज होने वाली हैं, आपको दिख रही हैं, तो आपको इनसिक्योरिटी हो रही है कि दिस पर्सन विल बी लिटिल डिस्टेंस फ्रॉम मी. तो हमें ये आइडेंटिफाई करने की जरूरत है वेदर इट इज लव और वेदर इट इज जस्ट अटैचमेंट, आदत. क्योंकि वो व्यक्ति अगर चले गया तो उसके साथ मेरी खुशियां भी चले जाती है और मैं फिर अकेलापन फील करता हूँ, विच लीड्स टू एंजाइटी, विच लीड्स टू डिप्रेशन, विच लीड्स टू हार्ट अटैक्स आर वेरी कॉमन nowadays. तो उसका एक अटैचमेंट इज समथिंग जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब बोल सकते हैं ना हम मी ओरिएंटेड है, और लव इज समथिंग विच इज यू ओरिएंटेड. मतलब आप जितना ज़्यादा गिविंग वाली तरफ रहोगे दैट इज मोर अबाउट लव, और जितना ज़्यादा टेकिंग वाली तरफ रहोगे दैट इज अटैचमेंट. दैट्स व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग सेज. सर मतलब अब कहीं ना कहीं सम अप करते हुए बोलूँगा कि आप मेरा आपसे मन भर जाए तो मेरा मोह था, और आंखें भर आए तो प्रेम था. लाइक दैट काइंड ऑफ एम्पैथी और इमोशनल क्या कह सकते हैं. पर मेरा सोचना यही है कि अटैचमेंट थोड़ा सब्जेक्टिव मी हो जाता है. मतलब इट्स मोर अबाउट मैं अपने बारे में सोच रहा हूँ. लव हैज़ टू बी लिटिल स्ट्रॉन्गर एंड देयर शुड बी अ लॉट ऑफ कनेक्ट. दोनों के लिए होना चाहिए. और ऑब्वियसली देखो आज के ज़माने में जो प्रेम है वो दोनों तरफ से होता है. एक तरफा प्यार और एक तरफा वन साइडेड लव चल ही नहीं सकता है, क्योंकि आज के ज़माने में जो लोग हैं वो इतना ज़्यादा एक्सपोज है ना सोशल मीडिया से, इतनी सारी चीज़ें देख रहे हैं कि द कपल विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव. क्योंकि क्या होता है कि किसी कपल ने कुछ पोस्ट किया, कुछ डाला साथ में, आपको इनसिक्योरिटीज होनी स्टार्ट हो जाती है. यू कंपेयर योर सिचुएशन विद यस, द कंपैरिजन व्हिच इज हैपनिंग. अगेन ये कंपैरिजन भी हमें हमारे अपब्रिंगिंग में ही मिला है.
हमारे पेरेंट्स ने ना चाहते हुए भी हमें कंपैरिजन अपब्रिंगिंग में दे दिया है। क्यों? क्योंकि अरे फलाने का लड़का ऐसा कर रहा है, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा तो कुछ वही नहीं हो रहा है, देखो उनको, वो टॉपर है, तुम क्या कर रहे हो। तो ये हमारे दिमाग में आ गया कि अगर किसी चीज का वैलिडेशन चाहिए, अच्छा है कि नहीं, तो कंपेयर कर लो। और सर सोशल मीडिया पे डोंट यू थिंक कि हमें ऑप्शंस काफ़ी, अभी ऑप्शंस फील होता है लोगों को। पहले ऐसा था कि यू हैड लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा विथ यू, तो हम एक उसी व्यक्ति के साथ में या फिर हम उसी अपॉर्चुनिटी के साथ में रहते थे। लेकिन हमें वी आर बॉर्न इन द जनरेशन ऑफ डिस्ट्रैक्शन, तो हमें काफ़ी सारी चीज़ें मिल गई जिस वजह से हम हमेशा एक कंपैरिजन मोड में रहते हैं। हम हमेशा एक आउटर वैलिडेशन चाहते हैं। और सर यहाँ पे मेरा एक दूसरा प्रश्न बनता है कि सर क्या हमारा जो एम्बिशन है बाहर, वो क्या खुद के इनर पीस के साथ में पैरेलली सस्टेन कर सकता है? क्योंकि काफ़ी लोग ये एक फ्रिक्शन में जीते हैं, क्योंकि मन में कुछ और चाहते हैं और बाहर उनकी सिचुएशन कुछ और है। ये मैं पहले भी पूछ चुका हूँ, क्योंकि मैं जॉब नहीं करना चाहता, मैं कुछ और करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी घर की परिस्थिति ऐसी कि मुझे जॉब करना पड़ेगा, तो एक फ्रिक्शन बना रहता है। तो यहाँ पे इनर पीस और एम्बिशन का जो डिफरेंस है, या फिर इसका जो मैं बोलूँ एक सामंजस्य कैसे बिठाऊँ, बैलेंस कैसे बिठाऊँ इसमें? सी आप जो चीज़ करते हैं उसमें आपको खुशी मिल रही है कि नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू सी दैट। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, अगर आप उस काम को करने में खुश हैं, तो आई गेस आपका इनर पीस मेंटेन रहेगा। आत्मिक जो शांति होती है, इनर पीस जिसको हम बोलते हैं, वो क्या होती है कि मैं कोई काम कर रहा हूँ एंड मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, वो काम करके मुझे आनंद फील हो रहा है, वो काम करके मुझे आई एम फीलिंग एनर्जाइज्ड, आई एम फीलिंग सो फुल ऑफ लाइट एंड एवरीथिंग। अब पॉइंट इज कि मेरे एम्बिशंस अलग हैं और मेरा जो सेल्फ पीस है और आत्मिक शांति है, वो मैच नहीं कर रही। आपने यही बोला है। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर आपका एम्बिशन कुछ बड़ा करने का है और उस रास्ते में आप हो, तो आत्मिक शांति तो होनी ज़रूरी है। और क्यों नहीं है आत्मिक शांति? आप डे 1 पे यहाँ से यहाँ नहीं पहुँच पाओ। आपका एम्बिशन, आपका गोल है, फाइनल गोल जो आप करना चाहते हो, अचीव करना चाहते हो, और उसकी जर्नी, जब तक आप जर्नी को एंजॉय नहीं करोगे तब तक आप उस गोल तक पहुंच नहीं सकते। और जर्नी को एंजॉय तब इंसान करता है जब वो बहुत ज़्यादा पीसफुल फील कर रहा है उस जगह पहुंचने में। लेट्स से फॉर एग्जांपल चैलेंजेस भी आते हैं ना, लेकिन आपको पता है कि ये चैलेंज है, आगे जो मुकाम है मेरा, जो मुझे मिलने वाला है, दैट इज समथिंग विच इज़ गोइंग टू बी wonders for me, that is going to be something which I have not even imagined, something which will give me a lot of fulfillment. So you should enjoy the journey. The journey is not being enjoyed by you. Why? Because you are uncertain, right, whether this is the journey or not. right. Problem वही है कि लोगों को टॉप पता है कि ये मेरा फाइनल अचीवमेंट है, ये मेरा एम्बिशन है, ये मुझे हासिल करना है, पर क्या ये रास्ता सही है, इसमें कंफ्यूजन है। तो इसलिए आत्मिक शांति नहीं है। अगर रास्ता सही है, आपको पता है इसी जगह से मैं आगे बढ़ूंगा, यही मेरी जर्नी है, तो आत्मिक शांति शांति है, क्योंकि आप काम ही उसी चीज के लिए कर रहे हो जहां आपको पहुंचना है। अब दूसरा पहलू ये रहता है कि वेदर यू लाइक चैलेंजेस इन लाइफ और नॉट। मैंने अभी थोड़े दिन पहले, मेरे स्टूडेंट्स कुछ पूछ रहे थे, इसी पे बात चल रही थी, तो फिर मेरे को इतनी अच्छी बात लगी, मैंने बोला आउट ऑफ आई नो व्हाट हैपेंड, मुझसे बुलवाया गया या क्या हुआ, आउट ऑफ नोवेयर इट केम आउट ऑफ माय माइंड। और फिर मैंने उसे एक रील में भी रिकॉर्ड किया था, वीडियो में भी मैंने उसमें ये चीज़ बोली थी कि अ चैलेंज इज नथिंग बट जस्ट अ सिचुएशन विच यू हैव नॉट डेल्ट बिफोर। दैट्स 100% करेक्ट। मतलब एक सिचुएशन है जिसको आपने डील नहीं करा, दैट इज चैलेंज। अब आप इसको चैलेंज की तरह देखते हो, तो चैलेंज इज समथिंग विच ignites you, which is, for some people it is like, it is going to ignite me, it is going to make me do all the efforts, but for some people I don't want to do it, right, this is the mindset. तो वो जो I don't want to do it है ना, जो थक गया है, जो हार मान रहा है, या जिसको लग रहा है कि वो नहीं जीत पाएगा, वो इसलिए नहीं लग रहा, उसलिए लग रहा है क्योंकि उसे वो चैलेंज लग रहा है। उसको एक सिचुएशन की तरह डील करो ना। लाइफ में मैं यहाँ से बाहर जाऊंगा, है ना, इट्स अ सिचुएशन दैट आई एम ड्राइविंग कार। अब वो सिचुएशन मेरे लिए नहीं क्यों है, गाड़ी में रोज चलाता हूं, पर इट्स अ सिचुएशन कि मैं इस समय पर, इस जगह पर, इस ट्रैफिक में, इन लोगों के बीच गाड़ी चला रहा हूं, तो चैलेंज ही है ना। कल को कोई आगे पीछे से ठोक के चला गया तो बिल्कुल। तो एवरी पर्टिकुलर सिचुएशन इन लाइफ
every particular situation in life is a new situation. अच्छा, अगर आप फॉर एग्जाम्पल उसको कर लेते हो एक बार, है ना, जैसे मैंने गाड़ी चलाना सीख लिया, अब मुझे पता है कि मुझे गाड़ी चलाना आता है, मेरे मन को संतुष्टि है, तो मैं निकल जाऊंगा उस जगह से, मैं इजीली पार कर लूंगा क्योंकि मेरे बैक ऑफ द माइंड मुझे पता है मैं कर सकता हूँ. यू आर ट्रेन्ड. यस. यू आर ट्रेन्ड. अब ऑन द अदर हैंड द पर्सन डज नॉट नो कि उसको कैसे डील करना है ना, तो वो चैलेंज लगने लगता है. अगेन टेक इट लाइक अ सिचुएशन, लर्न फ्रॉम इट, नेक्स्ट टाइम यू विल नॉट फाइंड अ प्रॉब्लम. यू हैव टू इम्प्रोवाइज, अडैप्ट, ओवरकम. यस. अगर मुझे आज एक कोडिंग करनी आ गई, मैं इंजीनियर हूँ, है ना, तो मेरे मन में एक सेटिस्फैक्शन रहेगा बैक ऑफ द माइंड कि हाँ मैं कोड तो कर सकता हूँ. अब सेकंड पॉइंट कि जरूरी नहीं है यही कोड हर जगह काम आ जाए, क्योंकि हर किसी कस्टमर की, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट अलग अलग है. थोड़े चेंजेस करेंगे पर बेसिक कोड तो पता है. चैलेंजिंग तो वो भी है, नई सिचुएशन है ना, तो एवरी challenge is actually a new situation which you have not dealt before. Start taking life like this. You will start enjoying things. You will start enjoying the journey. रास्ते में मजे आने जरूरी. जो डेस्टिनेशन है एक्चुअल में वो तो एक फीलिंग है कि हाँ आई हैव रीच्ड, पर इफ यू विल यू नो इन दैट एंटायर टाइम इफ यू विल एंजॉय द जर्नी, तो आपकी मेमोरीज अच्छी रहेंगी. राइट. और सर अभी जो हमारा टॉपिक है बेसिकली कि एआई क्या रिप्लेस नहीं कर सकता, तो मेरा काइंड ऑफ एक चैलेंजिंग क्वेश्चन देना चाहता हूँ आपको सर सही में लगता है एआई आप जो कर रहे हैं या फिर जो आप में स्किल्स है वो रिप्लेस नहीं कर सकता कभी बेसिकली, विच इज़ यू नो हाउ यू आर अ ग्रेट कम्युनिकेटर. अभी मेरा जो पहला था, मैं खुद से सवाल कर रहा हूँ क्योंकि लोग काफ़ी प्रॉमिस करते हैं कि एआई एक टाइम पे इमोशनल क्वेश्चन को भी डेवलप कर लेगा. इट विल बी मोर इमोशनली इंटेलिजेंट. और इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब बेसिकली वही होता है कि मैं अपने अभी के इमोशंस को समझ पाऊँ. तो सर आपको लगता है फ्यूचर में ये चीज़ पॉसिबल है? सी, एआई इज डेवलप्ड बाय अ ह्यूमन, राइट. तो बात आती है इमोशनल क्वोशंट उसमें डेवलप होगा कि नहीं होगा, हो सकता है हो भी जाए, पर यू नो ह्यूमंस को एक पावर है जो शायद एआई में बहुत मुश्किल है, मुझे तो नहीं लगता कि पॉसिबल है. ह्यूमंस के इमोशन रोलर कोस्टर है. दैट्स व्हाट एआई इज फीडेड डेटा, फीडेड ऑब्जर्वेशंस, राइट. अब क्या होता है कि आपकी एक सिचुएशन है, आपने एआई के सामने रखी, उसने एक इमोशनल एंगल से जवाब दिया. उसने जो जवाब दिया है ना, वो मल्टीपल ऐसी सिचुएशंस को एनालाइज करके एक क्रिएट करके आपको जवाब दे दिया. इट्स लाइक जैसे डॉक्टर के पास आप जाते हो, वो मल्टीपल सिचुएशंस डील करता है, उसको पता है यहाँ दवाई कौन सी देनी है, एआई आपको वो दवाई दे देगा. कमिंग ऑन टू कम्युनिकेशन, राइट. सो कम्युनिकेशन इज समथिंग वेयर इन यू हैव टू बी डूइंग एवरीथिंग लाइव. AI gives you the data, है ना, वो आपको सब बता रहा है ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है. एट द एंड करना आपको है. बिल्कुल. आपको उस सिचुएशन में अपने आप को कंट्रोल करना, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, अपने उस पूरे फीलिंग को कंट्रोल करना, वो आपको करना है, AI को नहीं करना. AI का काम है आपको बता देगा ये करना है, उसके बाद करना तो आपको है. अच्छा, फॉर एग्जाम्पल फ्यूचर में और AI अच्छा होता है और अच्छी टेक्नोलॉजीज आती हैं, हम सबको आयरन मैन की तरह अपना अपना एक जारविस मिल गया जो हमें हेल्प कर रहा है ना, कान में लगा हुआ है, वो हमें बता रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है. तो फिर तुम इंसान क्यों हो? जब तुम्हें एक रोबोट से और एक कंप्यूटर से ही बात करनी है, वो तुम्हें बता रहा है सोल्यूशंस क्या है, तो तुम्हारी एग्जिस्टेंशियल जो बीइंग है उसका मतलब क्या है? क्योंकि वो कंप्यूटराइज्ड जो इमोशन आएगा, है ना, दैट इज समथिंग विच इज अगेन फंक्शनल. अब ये तो अब आयरन मैन मूवी में भी हुआ है, एवेंजर्स में हुआ है, कितनी बार जारविस की बात गलत होती है. इट टर्न्स आउट टू बी अल्ट्रॉन जो नेगेटिव है. हाँ, नेगेटिव भी हो जाता है, प्लस कई बार जारविस कमांड करता है, कोई चीज बताता है और वो आयरन मैन अपने मन से करता है, नहीं मेरे को नहीं सुनना इसका. क्यों कर रहा है वो ऐसा? दैट्स मेक हिम ह्यूमन. दैट्स मेकिंग यू मोर ह्यूमन. कि आपका जो इंस्टिंक्टिव माइंड है वो उस जारविस से बहुत ज्यादा स्मार्ट है इन इमोशनल वेलबींग, राइट, इन कम्युनिकेशन. तो कम्युनिकेशन को मुझे नहीं लगता है कि ये रिप्लेस कर सकता है, क्योंकि दिस इज समथिंग. ओके, सेकंड पॉइंट इज कि ये थोड़ा आपके पर्सनालिटी को भी डिपिक्ट करता है कि आपको हेल्प लेनी पड़ रही है किसी पर्टिकुलर एआई इंस्ट्रूमेंट की बात करने के लिए, राइट. ठीक है, ट्रांसलेशन इज अ डिफरेंट थिंग. ट्रांसलेटर्स होते हैं, हम यहाँ से चाइना जाएंगे, डील करेंगे, ट्रांसलेटर लगेगा, नहीं आती मैंडरिन बोल, है ना, जिसमें कि आनी चाहिए आइडियली. अगर आपका बिजनेस वैसा है तो यू शुड बी नोइंग मैंडरिन. बट
अगेन नहीं आती लोगों को, ट्रांसलेटर्स का इस्तेमाल होता है, पर जो एक इमोशनल कनेक्ट है, एक इमोशनल कम्युनिकेशन है, दैट हैपेंस पर्सन टू पर्सन, वन टू वन. दैट्स व्हाट आई वुड से. डन श्योर, थैंक यू सो मच, क्योंकि आपने अभी जितना बोला वो मेरे अंदर से ही प्रोसेस करने में, और उसमें से बेस्ट ऑफ बेस्ट आपने जो बोली सारी चीज़ें, तो मुझे भी ढालने में और आपकी हमेशा हेल्प लगेगी, मुझे क्या जो भी ये पॉडकास्ट समटाइम्स दिस हैपेंस सिमांत, मैं कैरिड अवे हो जाता हूँ ना, मुझे तो लोग मुझे बोलते हैं कि सर आप बहुत ज़्यादा कैरिड अवे हो. नहीं सर, यू आर बीइंग ऑथेंटिक राइट, और हम अनफिल्टर्ड ही जानते हैं बेसिकली, इट्स अ वन टेक, यू ऑल्सो नो दिस. और एक्टिव माइंड्स हमने शायद नाम ही इसलिए रखा क्योंकि आपके जैसे एक्टिव माइंड जब किसी के सामने आते हैं और वल्नरेबल भी होते हैं, आप ट्रू होते हैं और इसमें कोई फिल्टर नहीं है, तो यही एक लर्निंग मिलती है. और सर मेरा एक आखिरी आपसे एक चाहूँगा एक बेसिकली फ्रेमवर्क, आप सर एक ऐसी कुछ बुक्स रिकमेंड करते हैं जिससे व्यक्ति बहुत अच्छा कम्युनिकेटर या फिर कहीं ना कहीं उसे इंसानियत की तरफ वो क्लोज हो, खुद के साथ वो और क्लोज हो. 2 बुक्स जो आपकी फेवरेट हो, जो शायद आपकी लाइफ चेंज करी हो अभी तक. जी, कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देयर आर मेनी बुक्स. मतलब मैं सेल्फ हेल्प बुक्स, बेसिकली सेल्फ हेल्प बुक्स में आई कैन नॉट बी शेयरिंग मतलब 2 नेम्स, क्योंकि फिर वो बहुत ही बायस्ड ओपिनियन हो जाएगा, एक तरफा हो सकता है. तो मैं ये बोलूँगा कि जितनी भी सेल्फ हेल्प बुक्स हैं उनके टाइटल्स आप पढ़ें, है ना, एंड उन टाइटल्स में यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ रेलेवेंस ऑफ व्हाट यू नीड, राइट. तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, इफ आई एम टेकिंग सम बुक्स नेम, सो दैट इज गोइंग टू बी लिटिल, मुझे ऐसा लगता है कि यार मेरा एक ओपिनियन मैं रख रहा हूँ और शायद हो सकता है लोगों की रिक्वायरमेंट वो नहीं हो. सो आप टाइटल पढ़ें, टाइटल के बाद पीछे एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन रहता है, उसे पढ़ें, एंड देन गो फॉर इट. सी अल्टीमेटली बुक रीडिंग इज समथिंग विच इज अगेन अ चैलेंज. अभी आज के ज़माने में यू विल नॉट फाइंड अ लॉट ऑफ रीडर्स, एक्टिव रीडर्स, एंड पीपल इंक्लाइन टुवर्ड्स रीडिंग. तो मैं सिर्फ यही सजेस्ट करूँगा आपको कि आप टाइटल्स पढ़ें. टाइटल्स पढ़ने के बाद व्हाट इज गिविंग यू दैट पर्टिकुलर इमोशन विद दैट पर्टिकुलर टाइटल, एंड देन गो फॉर इट. मैं तो ऐसे ही रीडिंग करता हूँ. मतलब मुझे ऐसा कुछ नहीं रहता है कि ये टाइप का पढ़ना है या वो टाइप का पढ़ना है. जो उस समय फील हो रहा है कि हाँ लगता है यार दिस इज समथिंग वेयर आई नीड एनलाइटनमेंट मोर, मैं वो चीज़ें उठा लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ, राइट. अभी जैसे अभी एक जया किशोरी जी की एक लेटेस्ट बुक आई है, इट्स ओके. इट्स अ वेरी गुड बुक. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सेल्फ हेल्प बुक्स में इट इज़ लाइक इट इज़ टॉकिंग अबाउट ईच एंड एवरी इमोशन. बहुत अच्छे से उन्होंने दिया है एक एक चीज़ को. तो ऐसे और भी बुक्स हैं, बट इट्स जस्ट दैट कि वो भी रिसेंट मैंने पढ़ी है थोड़ी, तो इसलिए आई एम एबल टू पुट अप दैट थिंग कि उसको आप पढ़ें. उसमें हर क्वेश्चन का जवाब है. एक एक क्वेश्चन है, उसके जवाब हैं उसमें, एंड दैट इज गोइंग टू प्रोबेबली हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल. Sure, definitely, I will definitely read this book. And thank you so much for your time. Hope जो भी हमें देख रहे हैं उन्होंने भी enjoy कुछ सीखा होगा. आप अपने प्लीज़ कमेंट्स बिल्कुल ऑनेस्टली आप कमेंट सेक्शन में करें. आप संचित सर से कनेक्ट करना चाहते हैं तो ये इंदौर में है, और जीनियस टेम्पल के डायरेक्टर हैं, उनकी डिटेल्स हम इस डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे इस वीडियो के. संचित सर, मुझे बहुत मज़ा आया और हमेशा की तरह मुझे बहुत सीखने को मिला. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग यू. And thank you for this opportunity. Thank you so much. Thank you so much, Sumant. It was pleasure being here. Thank you, everyone. Thank you.